अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। अगले आम इंतखाबात से पहले मुल्की सियासत में लेवल प्लेइंग फील्ड की ख्वाहिश पूरी करने के लिए +1 या -1 की कोशिशें जोर पकड़ रही हैं। एक तरफ इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इमरान खान पर नाअहली की तलवार लटक रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत नवाज शरीफ को रिलीफ दिलवाने और इनकी सजा खत्म करवाने के लिए पार्लियामेंट से आईनी तरमीम के ऑप्शंस पर गौर कर रही है। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आने के बाद हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं को कानून के शिकंजे में लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं, जबकि PTI ने भी पंजाब हुकूमत के जरिए नून लीगी रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग करने की ठान ली है। वफाकी हुकूमत ने 2 रोज पहले ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात के लिए FIA की टीम तश्कील दी थी, जिसके एक दिन बाद ही PTI के मुख्तलिफ रहनुमाओं को तलबी के नोटिस भेजे जा चुके हैं। और कल हमारे प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि जिन लोगों को FIA ने तलब किया है, अगर वो तहकीकात में मुआवनत नहीं करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, जिसके जवाब में PTI ने 25 मई को लॉन्ग मार्च में पुलिस की कार्रवाइयों पर तहकीकात के लिए JIT बनाने का ऐलान किया है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 25 मई की बर्बरियत पर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जा रही है, जो राना सनाउल्लाह, अता ताड़र, हमजा शहबाज और CCPO वगैरह को तलब करेगी। हमने फैसला किया है कि एक इकट्ठी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो क्रिएट की जाए। ये तकरीबन दर्जनों FIRs हैं जो 25 मई के वाक़यात के ऊपर जो हैं वो दर्ज हो रही हैं, और उसमें जो राना सनाउल्लाह हैं उनको नामज़द किया गया है, उसमें अता तारड़ नामज़द हैं, हमजा शहबाज उसमें नामज़द हैं, अहमद मलिक साहब मेरे दोस्त हैं वो नामज़द हैं। इन तमाम लोगों को पंजाब पुलिस जो है वो इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में तलब करेगी। 11-11 साल के बच्चों को गिरफ़्तार किया गया, उनमें जो ज़िम्मेदारान हैं, जो CCPO लाहौर हैं, DIG ऑपरेशंस हैं, जिनको इन्होंने पहले ऊपर बुला लिया, जाहिर है उनको भी उस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना पड़ेगा। फवाद चौधरी ने इस खदशे का भी इजहार किया कि हुकूमत इमरान खान को नाअहल करवाना चाहती है, मगर किस माई के लाल में जुर्रत है कि वो इमरान खान को नाअहल करे? इस माई के लाल में ज़रूरत है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करे। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत क्या है? ये तो 1 वर्सेस रेस्ट है। इमरान खान है, मुकाबले में ये सारे जोकर इकट्ठे हुए हैं, तो क्या पाकिस्तान में आप 1 पार्टी सिस्टम बनाना चाहते हैं? अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है तो इमरान खान से मुकाबला करना पड़ेगा। इलेक्शन सिर्फ आप इसलिए नहीं करा रहे कि आप समझते हैं कि आज इमरान खान के साथ मुकाबला होगा, वो 2/3 मेजॉरिटी जीत जाएगा। फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान को नाअहल करवाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अगर मुल्क में जमहूरियत रखनी है तो इमरान खान से सियासी मुकाबला करना होगा। एक तरफ इमरान खान पर नाअहली की तलवार लटक रही है, तो दूसरी तरफ नून लीग की ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करवाने के लिए आईनी तरमीम की जाए। नून लीग के सीनियर रहनुमा इसहाक डार ने 2 रोज पहले इस तरफ इशारा किया, जबकि कल हमारे प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमती इत्तेहादियों में सबका इस बात पर इत्तफाक है कि ताहियात नाअहली नहीं होनी चाहिए। जबकि आज रोजनामा डॉन में शाया खबर में भी ये कहा गया है कि नून लीग नवाज शरीफ की वापसी के लिए पार्लियामेंट से कानून साजी के ऑप्शन पर गौर कर रही है। खबर में पार्टी के ज़राए का हवाला देकर कहा गया है कि पार्लियामेंट सियासतदानों पर ताहियात पाबंदी को कलअदम कर सकती है और हो सकता है कि अदालत इसे कलअदम ना कर सके। पार्टी ज़राए का कहना है कि अगर इस कानून साजी को पार्लियामेंट में लाया जाता है और बाद में इसे मंजूर किया जाता है तो नतीजतन इसका फ़ायदा नवाज शरीफ को होगा। इन्हीं अहम मामलात पर बात करने के लिए हमें पैनल ने ज्वाइन किया है। सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार मुनीफ फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सलीम साफ़ी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, मुल्की सियासत में -1 और +1 की कोशिशें तेज़ हो रही हैं। अगर हुकूमत की बात की जाए तो इमरान खान को वो नाअहल कराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करवाने की भी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो वो मुसलसल इदारों पर दबाव डाल रही है, इल्ज़ाम तराशी कर रही है। आम इंतखाबात से कबल आपको क्या लगता है, क्या सियासी मंजरनामा बनने वाला है? देखिए, एक तो ये कि इस वक्त अमलन पिछले 4-5 साल से ये मुल्क किसी कायदे और ज़ाब्ते के तहत नहीं चल रहा और नॉर्मल अंदाज में नहीं चल रहा है। नॉर्मली अगर हम बात करें उसूली तौर पर तो होना ये चाहिए कि किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप को वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट के ज़रिए या फिर कोर्ट्स को मैनिपुलेट करके या किसी और को मैनिपुलेट करके वो उसके ज़रिए ना उनको नाअहल किया जाए और ना उनको इख्तिदार में लाया जाए। लेकिन बदकिस्मती से पिछले सालों में ये हुआ
ये नवाज शरीफ के साथ भी हुआ, ये बेनज़ीर के साथ भी हुआ, ये बाकी पॉलिटिकल लीडर्स के साथ भी हुआ। और एक तो इस वक्त अमलन हमारी जो सियासत है वो कुछ हम उसको उसूली तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक चल रहा है। दूसरा फिर ये है कि बहुत सारे इदारों ने अपने आप को खुद भी एक ऐसी सूरत हाल का पाबंद कर दिया है और इमरान खान साहब ने खुद दूसरों के साथ ऐसा सलूक किया है कि अब मेरे ख्याल में जो कुछ नवाज शरीफ के साथ होगा तो हुआ, तो उसके बगैर इमरान खान साहब के साथ वो हुए बगैर कोई चारा नहीं है। मसलन आपने नवाज शरीफ को अकामा की बुनियाद पे डिस्क्वालीफाई कर लिया। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी बॉडी है और उस आईनी बॉडी ने उन पे 3 इल्जामात ऐसे साबित करवा दिए हैं और मुत्तफिका फैसला है इलेक्शन कमीशन का कि जिसकी रूह से सुप्रीम कोर्ट अगर कानून पे चलता है तो भी जो इस वक्त हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अगरचे मैं उसूली तौर पर इस बात का कायल हूँ कि आइन आर्टिकल 62 और 63 होना ही नहीं चाहिए और माजी में इसके खिलाफ 2012-13 में मैं कालमों का एक पूरा सीरीज लिख चुका हूँ, लेकिन वो तो आइन में है। तो वो चीज़ें अब जब इमरान खान पे अप्लाई होंगी तो उसके बाद मेरे ख्याल में उसके डिस्क्वालिफिकेशन के बगैर कोई चारा ही नहीं है। सही सही, आप ये समझते हैं। हबीब अकरम साहब, आपको क्या लगता है? और एक और इजाफी सवाल, पीटीआई का दावा है कि हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, अगर इस दौरान इन दिनों में आम इंतखाबात हो जाते हैं तो खान साहब को 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी। आपको क्या लगता है, हुकूमत इस वक्त क्या सोच रही है या हुकूमत के पास बेहतर ऑप्शन क्या है? देखिए, जो इमरान खान को नाअहल करवाने की कोशिश है, दरअसल ये हुकूमत की तरफ से एतराफ़ शिकस्त है, एक ऐसी लड़ाई में जो अभी लड़ी ही नहीं गई। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने हाल ही में 20 नशिस्तों पर पंजाब के अंदर जो ज़मीनी इंतखाब हुआ उसमें उसे शिकस्त हुई और 15 नशिस्तें बड़े कंफर्टेबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत लीं। तो जब ये नताइज की रोशनी में हुकूमत को ये साफ नज़र आ रहा है कि आज अगर इलेक्शन का मैदान सजाया जाता है और इमरान खान उस मैदान में मौजूद होते हैं तो हुकूमत की ये हुकूमती सारी पार्टियों को मिल के भी उनका मुकाबला करना मुश्किल होगा। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से इमरान खान को मैदान से बाहर रखा जाए, ताकि एक खिलाड़ी मौजूद नहीं होगा तो उसके बाद आपस में ये फैसला करना आसान है कि कौन पहले है, कौन पीछे रहेगा, कौन आगे रहेगा और कौन किसको कितनी सीटें मिलेंगी। इमरान खान के दरअसल इमरान खान की नाअहली जो है उसकी कानूनी ज़रूरियात या उसकी कानूनी पहलुओं पर तो मुनीब ज़्यादा अच्छे तरीके से रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन सियासी एतबार से मैं देख रहा हूं कि दरअसल जब उनकी नाअहली पर जो इसरार है हुकूमत की तरफ से, वो तो एक एतराफ़ शिकस्त के तौर पे ही लिया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने नाअहलियों से पहले क्या पाया है या -1 फार्मूलों से पहले क्या पाया है। हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को माइनस करके देख लिया, हमने नवाज शरीफ को माइनस करके देख लिया, हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को माइनस करके देख लिया। हमने इतनी गलतियां की हैं, तो क्या अब भी गलतियां दोहरानी हैं या पीछे जाके गलतियों को दुरुस्त करना है? जिस तरह सलीम साफ़ी साहब फरमा रहे हैं कि अब अगर पिछली गलती का अजाला, पिछली गलती की कॉन्टीन्यूटी में हमें एक और गलती करनी है, तो मेरी राय थोड़ी मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूं कि हमें अगली गलती करने की बजाय पीछे जाके पिछली गलती को दुरुस्त कर लेना चाहिए, चाहे पार्लियामेंट के जरिए करें चाहे अदालत के जरिए करें। तो मैं तो उस जमाने में भी जब सलीम साफ़ी साहब कॉलम लिख रहे थे तो मैं भी यही कॉलम लिख रहा था कि आप ये जो नाअहली का सिलसिला शुरू कर रहे हैं ये किसी एक जगह रुकेगा नहीं, बल्कि ये मुसलसल चलता जाएगा। तो हमें बेहतर यह है कि आगे बढ़े, पीछे जाके अपनी गलती को दुरुस्त कर लें, आगे गलती दोहराएंगे तो ज्यादा नुकसान करेंगे। मुनीब, इमरान खान को नाअहल करवाने की जो कोशिश की जा रही है उसके एक तो कानूनी पहलू पर रोशनी डालिएगा, और जो हबीब अकरम साहब कह रहे हैं कि इमरान खान को नाअहल करवाने की कोशिश हुकूमत की तरफ से, आपको भी लगता है कि एतराफ़ शिकस्त है? देखिए, एक बात तो ये कि जितनी अभी जो सावी साहब ने भी फरमाया, जो हबीब अकरम साहब ने फरमाया, जितने बड़े दिल का, जितनी वसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा हबीब अकरम साहब ने फरमाया है कि
और दुरुस्त बात है कि आप नई गलती करने की बजाय आप पुरानी गलतियों को सुधारें। क्या पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए सब तैयार हैं? क्या इमरान खान साहब या बाकी उनके जितने भी पार्टी के लोग हैं वो इस बात पे तैयार हैं कि हाँ भाई, या इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि पहले गलतियां हुई हैं? वो तो कहते हैं कि नहीं, नवाज शरीफ को बड़ा ठीक नाअहल किया गया और जो उनके साथ हुआ वो बिल्कुल सही उनका किस्मत का फैसला था। अगर कोई गलती मानने को तैयार ही नहीं है और हर साइड अपने आप को विक्टिम गर्दाने का किसी भी फैसले के बाद, तो गलती तो कभी दुरुस्त नहीं हो सकेगी। अब रह गई बात कानूनी तौर पर, हाँ कानूनी तौर पर मेरी ये राय है कि अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ लाहो लश्कर या पैराफर्नेलिया, उसी पैराफर्नेलिया और उसी लाहो लश्कर के साथ अगर इमरान खान साहब को भी सियासी ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाए और उनके साथ भी वही प्रोसीजर किया जाए जो मियां नवाज शरीफ के साथ किया गया था, तो नतीजा हूबहू वही होगा। क्योंकि अगर आपने लोगों को इस पैमाने पर परखना है कि आप सादिक और अमीन हैं या नहीं, जो कि मैं समझता हूँ कि होना ही नहीं चाहिए, उसके अंदर जो लफ्ज है वो तो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मंसूब होने चाहिए और इंसान की तो किसी की औकात ही नहीं है कि उसके करीब पहुंच सके। तो अगर आपने यही काम करने शुरू कर देने हैं तो ठीक है, फिर आप अगला एक और सियासी जमात का लीडर भी नाअहल करवा लीजिए, फिर सिलसिला यहाँ पर रुकेगा नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर हम ये बात मान ली जाए, जो कि दुरुस्त भी लगती है कि ठीक है जी, सारी जमातों को लगता है कि इमरान खान को यहाँ रोकना चाहिए, नहीं तो वो ग्राउंड लेवल पे बहुत पॉपुलर है, जो कि मैं समझता हूँ वो पॉपुलर है। लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ का रास्ता रोका गया था, या एक जमाने में जिस तरह अभी बकरम साहब ने कहा जुल्फिकार अली भुट्टो का रास्ता रोका गया था, शहीद बीबी का रास्ता रोका गया था, क्यों रोके गए थे वो रास्ते? इसीलिए कि वो लोग अपनी मकबूलियत में इजाफा कर रहे थे। किसी को डर था, किसी को खौफ था कि अगर आज इनको काबू ना किया तो ये आगे जाके बेकाबू हो जाएंगे। अगर वही फार्मूला अपनाया जाए तो फिर हाँ, इमरान खान के ऊपर भी यही फार्मूला अपनाया होता है कि सारे मिलकर रोकना चाहते हैं इमरान खान को कि कहीं ये इतना पॉपुलर ही ना हो जाए कि ये हाथ से काबू से निकल जाए सब कुछ। यही बात सलीम साफी साहब, यकीनी तौर पर जो पिछली गलतियां हुई हैं उनसे कुछ सीखना होगा, ना कि जो हबीब अकरम साहब भी बात करें, मुनीफ फारूक भी बात करें कि नई गलतियां करने से बहुत बेहतर है कि पिछली गलतियों से सीखा जाए। नहीं तो गलतियों से किसी एक को तो नहीं सीखना होगा ना। मसलन हम गलतियों से सीख चुके हैं, तो मैं तो आज भी एक मीडिया पर्सन ये कहता हूँ कि भाई इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए मेरे साथ जो कुछ किया गया, मुझे इलेक्शन ट्रांसमिशन से उठाया गया क्योंकि मैं ये बात कर रहा था कि पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला गया, टप्पे लगाए जा रहे हैं, आरटीएस सिस्टम जो है हमें पता है कि उस पर पहले इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई और उनको पासवर्ड भी याद करवाया गया था इलेक्शन कमीशन में बिठा के। तो लेकिन उसके बावजूद हम तो ये कहते हैं कि यार हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो किसी और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना हो। लेकिन पहली बात तो ये है कि गलती तौबा तब कबूल होता है कि आप गलती का एतराफ करें। पहले तो इमरान खान साहब आ जाए, कौम को बताए कि यस मैं एक कानूनी और आईनी तरीके से नहीं आया हूं, मैं एक सिलेक्शन से आया हूं और जिन लोगों को आज मैं गालियां दे रहा हूं वही लोग मुझे लाए हैं। फिर वो ये मेरी पार्टी में जो लोगों को इकट्ठा किया गया है ये इन लोगों ने किया है। तो अगर आप एतराफ जुर्म नहीं करते तो उसके बाद आप तो ये है कि इस्लाह भी, आज भी आप कहते हैं कि नहीं नवाज शरीफ के साथ ठीक हुआ है, आज भी आप कहते हैं कि नहीं जरदारी के साथ ठीक हुआ है। माजी में जब ये प्रपोजल आ गई कि आइन के 62-63 को रिवाइज किया जाए या निकाला जाए, तो कौन था जो उसके आगे डट गया था? वो क्लिप आजकल रोजाना आप नहीं देख रहे कि इमरान खान साहब कहते हैं कि बेशक मैं भी उस पर डिस्क्वालीफाई हो जाऊं लेकिन ये होना चाहिए। तो उसका तरीका यही है इस मुल्क को नॉर्मल करने का, जो हम बात कहते हैं सिलेक्शन से मुल्क नहीं चलते कि आप एक कानून मुझ पे तो अप्लाई करें और मुनीब पे ना करें, एक इदारे पे करे और दूसरे पे ना करे, एक लीडर पे करे और दूसरे पे ना करे। फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो हर इदारे को उसका ताबे होना चाहिए। और उसको आजकल उनका डिमांड क्या है कि भाई फौज उनके लिए अपने आईनी दायरे से निकल के गैर कानूनी काम कर रही थी तो उनकी तारीफें कर रहे थे। आज वो फौज से जो मुतालबा उनका है वो ये है कि तुम लोग आईन से निकल कर माजी की तरह मुझे गैर आईनी तौर पर सपोर्ट करो। फिर आज अगर इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल हो गया है तो इधर उनको उनकी न्यूट्रलिटी कबूल नहीं है, उधर जो है वो फिर उनको जो भी न्यूट्रल हो साफी साहब यही पॉइंट। और हबीब अकरम साहब, मैं एक मिनट मुबश्शिर मैं बात मुकम्मल कर लूं। अब बात ये है कि जो मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक चले। बाकी अगर ये बातें हैं कि ये इससे भी नहीं होता, ये तो एक जाली पार्टी है।
और सोशल मीडिया के वॉरियर हैं। आप अगर ये इम्तियाजी सलूक करेंगे, ये तो जाली तौर पर मजहबी कार्ड इस्तेमाल करता है ना, तो उसके कल मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी उठ के और TLP वगैरह जेनुअनली मजहबी कार्ड इस्तेमाल करेंगे। आपके पास कौम परस्त जमातें जो है उनकी इस वक्त क्या सूरत हाल है? 2 मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, कल वो कयामत बर्पा कर देंगी कि क्यों हमारे लीडरशिप पे जिस चीज को अप्लाई किया गया था आप एक लाडले पे नहीं करते, तो उस सूरत में भी तो मुल्क नहीं चल सकता ना। तो एक फार्मूला जो एक पे आपने अप्लाई कर दिया है, अगर आप ज़िमनी इलेक्शन की बात करते हैं तो इमरान खान की हुकूमत में कितने ज़िमनी इलेक्शन अपोजिशन ने जीते थे, तो उस वक्त वो मुतालबा कर रहे थे अखलाकी आला अखलाकी जगह पे एक पार्टी भी नहीं बैठी है, न हुकूमत बैठी है न इमरान खान बैठे हैं, क्योंकि 4 साल वो ये मुतालबा कर रहे थे कि भाई फेयर इलेक्शन कराओ, ये इमरान खान नहीं कर रहे थे कि नहीं असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। आज भी ये क्या चक्कर है कि भाई पंजाब और KP के लिए तो आप मर रहे हैं और कौमी असम्बली से आपने इस्तीफे दिए हैं, उधर से भी आप तनख्वाहें भी वसूल कर रहे हैं, ये कोई उसूली बात है? हबीब अकरम साहब, साफ़ी साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, और एक ऐड ऑन मैं ये करना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब जो ऐलान किया है इमरान खान 25 सितंबर को 9 हलकों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने वाले हैं, उस पर आपका कॉमेंट चाहेंगे। हुकूमत या PDM जमातों के लिए ये कितना चैलेंजिंग होगा 9 नशिस्तों पर इमरान खान का इलेक्शन लड़ना और इसका मुकाबला करना? देखिए, जहां तक इमरान खान का रास्ता रोकने की बात हो रही है तो इलेक्शन कमीशन उसमें एक औजार की तरह इस्तेमाल हुआ है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन की जो मौजूदा हैयत है, इसके अंदर ये सलाहियत ही नहीं, ये अहलियत ही नहीं, ये काबिलियत ही नहीं कि वो पार्टी फंडिंग जैसे पेचीदा मामलात का जायजा ले सके। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के जो आज़ाए रईसा हैं, इन्होंने बाकायदा तौर पर तय करके कुछ ऐसे फैसले किए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते में संगे गिरां की तरह रुकावटें खड़ी करने के मुतरादिफ हैं। मिसाल के तौर पे ये फैसला किया गया कि जब 5 डिफेक्टर्स को जो मखसूस नशिस्तों पर थे उनके बारे में कहा गया ये 17 जुलाई के बाद होंगे, हालांकि कानून इसकी तायद करता है, ना मंतक इसकी तायद करती है, ना हत्ता कि मेरे जैसा एवरेज अकल का आदमी भी इसकी तायद कर सकता है। और ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया और उसके बाद अदालत में जाके इसकी दाद रसी हुई। जब इलेक्शन कमीशन इस तरह की चीजें करेगा तो फिर उसका नतीजा बहरहाल ये निकलेगा कि उसके ऊपर एतराज होगा। इलेक्शन कमीशन ने इतने सारे इलेक्शन करवाए, यहाँ पर उस इलेक्शन कैंपेन फाइनेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई उस कानून की जो लिखा हुआ है, लेकिन इलेक्शन कैंपेन के न कान पर जूं रिंगी, ना इसकी आंख में कोई चीज, पंजाबी में कहते हैं कि कोई रड़की। और हमारे सामने हमने देखा कि करोड़ों रुपए लगा के लोगों ने इलेक्शन लड़े। तो ऐसे इलेक्शन कमीशन के पास एक पार्टी का फंडिंग केस जाता है तो वो उसको नामालूम मयारात और नामालूम कवायद व ज़वाबित के तहत उसको देखता है। और अगर इस इस्तदलाल को मान लिया जाए जो इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले में इख्तियार किया है, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि पाकिस्तान में कोई दूसरी सियासी जमात तो क्या, जमात इस्लामी भी अपनी फंडिंग का हिसाब नहीं दे पाएगी। जहां तक 9 सीटों का मामला है तो इसमें मेरा ख्याल यह है कि ये हुकूमत के नहले के ऊपर दहला है। हुकूमत ने बड़ी केयरफुली इन 9 हलकों का इंतखाब किया था और इन 9 में से 8 हलके ऐसे हैं जहां पर सिर्फ जो फर्क है वो 300 से लेके 2300 तक है, यानी 300 से लेके 2300 तक के फर्क से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जो था वो जीता था। अब वहां पे अगर दूसरे नंबर और तीसरे नंबर की पार्टी मिल जाती है तो वो स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक कंफर्टेबली वो ये समझते हैं कि वो ये सीटें जीत सकते हैं। इमरान खान मई में भी हमने देखा कि हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकले और इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज की नीयत से आए, लेकिन अवाम ने उस तरह उनको सपोर्ट नहीं किया। अब एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अल्टीमेटम दिया गया है 1 महीने का और फिर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। इसका क्या एंड रिजल्ट लग रहा है आपको और हुकूमत इसको कितना सीरियस ले रही है अब तक, इस अल्टीमेटम को, डेडलाइन को, और कितना हुकूमत को इस अल्टीमेटम या डेडलाइन को सीरियस लेना चाहिए? देखिए, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए इमरान खान साहब ने अगर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी है तो उसके लिए उनके पास मौजू हालात मौजूद हैं, क्योंकि पंजाब में उनकी हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत, अगर वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना चाहे तो यहाँ सूबों के अंदर से या बॉर्डर पे उन्हें कोई रोकेगा नहीं। हाँ, वो अलहदा बात है कि इस्लामाबाद में कोई मामलात और हो जाए या इमरान खान साहब की जमात को कुछ टर्न मैसेज दिया जाए कि आपने हरकत नहीं करनी, वो एक अलहदा बात है। लेकिन
इमरान खान साहब के पास जो प्रैक्टिकली ये तमाम इस वक्त जो औजार हैं वो मौजूद हैं, और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ये इस वक्त अगर ये अल्टीमेटम दे रहे हैं तो इस दफा वो सड़क पर आने से पहले 100 दफा सोचेंगे कि मैंने अपनी अगर डिमांड है तो इसको एग्जीक्यूट कैसे करवाना है। लेकिन मुझे फिलहाल ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे कि वफाकी हुकूमत, बेशक उसकी वो कमजोरी भी है और वो कोई इतनी मजबूत हुकूमत बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि इमरान खान साहब अपने प्रेशर से कम ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि वफाकी हुकूमत मजबूर हो जाए कि वो इलेक्शंस कॉल करे। ना ही मुझे ऐसे हालात नजर आते हैं। गो कि मैं समझता हूँ कि हल इवेंचुअली यही है कि आप नए इलेक्शन करवाएं, लेकिन मुझे ऐसा इस वक्त नहीं लगता। लेकिन अभी जो एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है इमरान खान साहब की, मैंने उसका बहुत जायजा लिया, जो चीजें उन्होंने हाईलाइट की हुई थी। मतलब मुझे लगता है कि अगर वो अच्छा ये रेफरेंस लेकर जाएं जुडिशल कमीशन के अंदर और इस मामले को जरूर परखा जाए, लेकिन जो उन्होंने इल्जाम लगाए एक तो एविडेंस बड़ा तगड़ा चाहिए, लेकिन वैसे उन इल्जाम के अंदर मुझे काफी फुसफुसे से इल्जाम लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि फैसला कि इंसाफ को वहाँ को कामयाबी होगी। ठीक। अच्छा साफी साहब, कुछ नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक भी बात कर लेते हैं। कल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ जो कि लंदन में मौजूद हैं, उन्होंने ये कहा कि 15 सितंबर को नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब से जब हमने इसी प्रोग्राम में बात की तो उन्होंने कहा अभी कोई हतमी ऐलान नहीं किया जा सकता, जबकि हमजा शहबाज ने कहा है कि नवाज शरीफ 2023 के इलेक्शन मुहिम को लीड करेंगे। आइडियली कब आना चाहिए नवाज शरीफ को वापस, और कब आ रहे हैं आपके ख्याल में? कहता हूँ नवाज शरीफ को जाना ही नहीं चाहिए था। और जहाँ तक ये जो इमरान खान को आर्जी पॉपुलरिटी मिली हुई है, इसमें भी उनका कोई ज्यादा कमाल नहीं है। ठीक है, झूठ पे अपना बयानिया उन्होंने अपना लिया, लेकिन इसमें इस हुकूमत की नाअहली भी शामिल है अपनी जगह पे। और जो इत्तेहादी जमातें हैं सब अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। ये इसको हुकूमत कहना भी बल्कि मुनासिब नहीं होगा। न इनको ये लोग अपोजिशन करना भी भूल गए थे और अब हुकूमत करना भी भूल गए हैं। वो अपनी जगह पे एक हकीकत है, और हम भी ये चाहते हैं कि भाई मसला ये कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दे के फ्रेश इलेक्शन कराया जाए तो शायद उससे मुल्क की तरफ इस्तेहकाम की तरफ आ जाए। लेकिन देखें कि उसके लिए ये मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा तू नहीं हो सकता। जहां तक इस्लामाबाद पे चढ़ाई का मामला है तो जब उनकी बहादुरी का ये आलम हो कि उस दिन बाकी लोगों को बुला लिया उधर F9 पार्क में, और खुद लाडले से इतनी जहमत नहीं हो रही थी कि वो बनीगाला से निकल के वहां तक आ सके। मैंने आपको बता दिया कि कल तस्वीर बनाने के लिए चोरी छुपे उधर तो फातेह पे चले गए, उनके MPA पे कर कातिलाना हमला हुआ है और एमल वली खान और वो सब लोग उसकी मजम्मत कर रहे हैं। इमरान खान साहब को न पुलिस वालों के जनाजे में जाने की शिरकत की तौफीक हुई और न वो ये काम कर सकते हैं। फिर तीसरी बात देखें कि इलेक्शन कमीशन का कौन सा इलेक्शन कमीशन, जो पिछले वाले इलेक्शन कमीशन था जिसकी इमरान खान तारीफें किया करते थे, ये जो जिमनी इलेक्शन हुए या जो कुछ भी हुए इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए क्या पोलिंग एजेंटों को निकाला गया है, क्या RTS सिस्टम फेल करवाया गया है। ये कासिम सूरी क्या तीसरे नंबर पे नहीं आया था, और उसके लिए 60,000 के वो किस का नाम हम आपको लेके जो तीसरे चौथे नंबर पे आए थे इलेक्शन में और उनको जितवा दिया गया। हबीब अकरम साहब, आपसे एक तो इमरान खान ने जो 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है उसका क्या एंड रिजल्ट देख रहे हैं आप, और क्या वो अपने जो मकसद में कामयाब हो जाएंगे? और नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक भी आपका कमेंट चाहेंगे। अगले 2-3 माह में नवाज शरीफ की वापसी हो रही है? देखिए, नवाज शरीफ की वापसी के लिए माहौल तो बन रहा है, खास तौर पर जिस तरह खुद वजीर दाखिला भी कह रहे हैं और यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दीगर लोग भी ये बात कर रहे हैं कि उनके रास्ते में हायल जो कानूनी रुकावटें हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी। अगर वो कानूनी रुकावटें पार्लियामेंट के जरिए, पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए दूर कर ली जाती हैं तो यकीनी तौर पर नवाज शरीफ साहब की वापसी मुल्क के अंदर जरूरी होगी ताकि वो इमरान खान का मुकाबला कर सके। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप एक तरफ तो इमरान खान को नाअहल करने की कार्रवाई कर रहे हों और दूसरी तरफ नवाज शरीफ अहलियत को बहाल करने की कोशिश कर रहे हों। ये दोनों कोशिशें एक दूसरे से मुतहारिब हैं, 180 डिग्री पे अलग अलग हैं। अगर नवाज शरीफ की अहलियत का मामला तय हो जाता है, खत्म होती है, सजा खत्म होती है, तो ये मुमकिन नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं वो नाअहल हों। तो लिहाजा मुझे ऐसे लगता है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं और जो उनको आना भी चाहिए और वो उनके आने की उम्मीदें भी बन रही हैं,
तो फिर इमरान खान की नाअहली के इम्कानात जो है वो ख़त्म होते चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हबीब अकरम साहब, मुनीफ फारूक साहब, सलीम साफ़ी साहब, आप तीनों के वक्त का सियासी मंजरनामे पर अपना अपना एनालिसिस दे रहे थे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। साबिक वज़ीर आज़म और PTI के चेयरमैन इमरान खान मुल्की सियासत में मौरूसियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, मगर अगले माह मुल्तान में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान ने ऐसा फैसला किया है जो खुद मौरूसियत की सबसे बड़ी मिसाल और इमरान खान के अपने दावों की नफ़ी है। मुल्तान के हल्का NA 157 में 9 सितंबर को ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। ये वो सीट है जो शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी ने सूबाई सीट पर इलेक्शन लड़ने की वजह से खाली की थी। और हैरत की बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी ने अपने बेटे की सीट किसी दूसरे पार्टी रुकन को इलेक्शन लड़वाने के बजाय अपनी बेटी मेहरबानो कुरैशी को ही इस सीट पर खड़ा कर दिया है। और PTI के इस फैसले पर जहां मुखालफीन तनकीद कर रहे हैं, वहीं PTI के अंदर से भी मौरूसियत की सियासत के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। PTI के सपोर्टर्स सोशल मीडिया पर भी पार्टी के इस फैसले पर तनकीद कर रहे हैं और जुमे को मुल्तान में PTI कारकुनान ने इस फैसले के खिलाफ मुजाहरा भी किया, जिसमें PTI टिकट के उम्मीदवार वसीम अब्बास भी शामिल थे। शाह महमूद कुरैशी खुद भी मुल्तान से MNA मुंतखब हुए। मुल्तान की दूसरी नशस्त से उनके बेटे शाह ज़ैन कुरैशी MNA मुंतखब हुए। पंजाब में जब सूबाई असम्बली की 20 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का मरहला दरपेश आया तो MPA के लिए भी PTI का इंतखाब शाह महमूद कुरैशी के बेटे शाह ज़ैन कुरैशी ही थे। और अब जब कौमी असम्बली पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है तो एक बार फिर टिकट शाह महमूद कुरैशी के घराने में ही दिया जा रहा है। और इस फैसले की वजह शाह महमूद कुरैशी ये बयान करते हैं कि ख़वातीन मुल्क की आबादी का 51% हिस्सा हैं और ख़वातीन की जनरल सीट्स पर नुमाइंदगी का कोटा बढ़ाना चाहिए, इसलिए PTI मेहरबानो कुरैशी को टिकट दे रही है। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि ये फैसला इमरान खान का है। हर सियासी जमात पर ये पाबंदी है कि उन्होंने कम से कम 5% सीटें ख़वातीन के लिए मुख्तस करनी हैं। और तहरीक पाकिस्तान को ले ले, ख़वातीन के बगैर वो नामुकम्मल थी। तब्दीली का एक कैटलिस्ट होती है माँ बेटी। शाह महमूद कुरैशी अपनी बेटी की नामजदगी को ख़वातीन की जनरल नशिस्तों पर ख़वातीन का कोटा मुख्तस करने के लिए ज़रूरी करार दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ख़वातीन की नुमाइंदगी और जनरल नशिस्तों के टिकट्स का कोटा बढ़ाने के लिए खातून का शाह महमूद कुरैशी या किसी बड़े सियासी घराने से ताल्लुक़ होना ही ज़रूरी है। क्या आम कारकुन ख़वातीन को टिकट देकर नुमाइंदगी नहीं बढ़ाई जा सकती? अहम बात यह भी है कि इमरान खान पाकिस्तानी सियासत में मौरूसियत के खिलाफ रहे हैं। वो पाकिस्तान की सियासी जमातों बिलखुसूस नून लीग और पीपल्स पार्टी को फैमिली लिमिटेड पार्टियां कहते रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में आम नौजवानों को मुतहरिक करने और इन्हें असम्बलियों तक पहुंचाकर सियासत में छाए खानदानों की इजारादारी ख़त्म करने की बात करते रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन में भी ये दर्ज है कि तहरीक इंसाफ के ऑफिस होल्डर्स के रिश्तेदारों की जानिब से टिकट का हुसूल ठेके लेने की तरह ही सियासी या माली फ़वाइद हासिल करने जैसा है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ज़ुमरे में आता है। मगर इसके बावजूद पार्टी में टिकटें ख़ानदानी असर रसूख और रिश्तेदारियों की बुनियाद पर बांटी जा रही हैं। इमरान खान माजी में मौरूसी सियासत के खिलाफ क्या कुछ कहते रहे हैं, सुनिए। नून लीग के और पीपल्स पार्टी के लोगों को मैं सोचता हूँ और वो डीजल वाले के लोगों को भी, कोई आपको शर्म नहीं आती कि वहाँ जरदारी फैमिली के अलावा कोई नहीं आता ऊपर, या शरीफ फैमिली के अलावा कोई नहीं आता, उधर फजल रहमान के बेटों के अलावा कोई नहीं आता? कोई आपको शर्म नहीं आती कि किसी में सलाहियत नहीं ऊपर आने की? हमारी पार्टी में क्यों नहीं है? मेरिट के ऊपर चल रहे हैं हम। मेरिट का सिस्टम तब आएगा पाकिस्तान में जब ये जो खानदानों की सियासत है ये खत्म हो। ये जो खानदानी सियासत है ये खत्म करनी है। कोई भी इस पार्टी में इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, कोई भी इस पार्टी में लीडरशिप पे आ सकता है, यहाँ कोई रिश्तेदारों की पार्टी नहीं है। मैं इसी सियासत को तो खत्म करने आया हूँ। ये खानदानी सियासत, उधर भी बाप बेटा है, बहनें हैं, इधर ये है, ये कौन सी सियासत? यहाँ कोई रिश्तेदार इस पार्टी की क़यादत नहीं करेंगे। अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया है किसी के रिश्तेदार को इजाजत नहीं होगी अपने रिश्तेदार को आगे लाने की।
मौरूसी सियासत के खिलाफ मौक़िफ़ को तहरीक इंसाफ अपनी सियासत का अहम सुतून करार देती रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ खुद मौरूसी सियासत से महफूज ना रह सकी। जमात के अहम और बासर रहनुमा पार्टी में अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके अपने ख़ानदान और रिश्तेदारों के लिए तहरीक इंसाफ का टिकट हासिल करते रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी या उनका ख़ानदान इसकी पहली या वाहिद मिसाल नहीं है। इसके अलावा भी पार्टी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जब पार्टी के किसी भी अहम रहनुमा ने अपनी पोजीशन इस्तेमाल करके अपने अहल वयाल के लिए PTI का टिकट हासिल किया। पार्टी के सीनियर रहनुमा परवेज़ खटक अपने असर और रसूख की बुनियाद पर अपने अहल खाना के लिए PTI के टिकट लेते रहे हैं। परवेज़ खटक के भाई लियाकत खटक भी तहरीक इंसाफ के MPA रहे हैं। उनकी भाभी नफीसा खटक और भतीजी साजिदा जुल्फ़िकार भी रुकन असेंबली रही हैं। इनके अलावा उनके साहबजादे इब्राहिम खटक और इसहाक खटक भी सूबाई असेंबली के इलेक्शन लड़ चुके हैं। 2018 के इंतखाबात के बाद परवेज़ खटक ने कौमी असेंबली की नशिस्त रखते हुए जब 2 जीती हुई सूबाई असेंबली की नशिस्तें छोड़ी तो अपने भाई लियाकत खटक और बेटे इब्राहिम खटक के लिए टिकट हासिल किया था। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन में भी नौशहरा की मेयरशिप के लिए परवेज़ खटक ने अपने बेटे इसहाक खटक के लिए ही PTI का टिकट हासिल किया था। खैबर पख्तूनख्वा से ही शहराम तरकई भी पार्टी के अहम रहनुमा हैं जिन्होंने अपने अहल खाना के लिए पार्टी टिकट हासिल किए। इनके ख़ानदान के अफराद कौमी और सूबाई असम्बलियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रुकन हैं। सूबाई वज़ीर शहराम तरकई के वालिद लियाकत तरकई सेनेटर हैं। उनके चचा उस्मान तरकई MNA हैं और एक कज़न मोहम्मद अली तरकई भी MPA हैं। इसी तरह अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और असद कैसर जैसे सीनियर रहनुमाओं ने भी अपनी पोजीशन इस्तेमाल करके अपने ख़ानदान के अफराद को मुख्तलिफ ऐवानों का रुकन बनाया है। अली अमीन गंडापुर ने कौमी असम्बली नशिस्त पास रखते हुए सूबाई असम्बली की नशिस्त खाली की तो अपने भाई फैसल अमीन गंडापुर को उम्मीदवार बनाया। इसी तरह असद कैसर ने कौमी असम्बली की नशिस्त पास रखी, सूबाई असम्बली की नशिस्त पर अपने भाई आकिबुल्लाह को नामजद किया। हाल ही में पंजाब में जिस 21 रुकनी काबीना ने हलफ लिया उनमें भी अक्सरियत ऐसे अरकान की है जो सियासी घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनके ख़ानदानों के अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और बल्दियाती इदारों के रुकन रहे हैं। मिसाल के तौर पर अली साही के वालिद और चचा मुतअद्दिद बार कौमी और सूबाई असम्बली के रुकन रहे हैं। शहाबुद्दीन, हुसैन जहां गर्देजी, मोहसिन लगारी समेत काबीना के मुख्तलिफ अरकान पंजाब के मारूफ सियासी घरानों और ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं। पंजाब के ये सियासी घराने जिस भी जमात में जाते हैं वहाँ ख़ानदान के अफराद के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के एक से ज़ायद टिकट पार्टी में शमूलियत की शराइत में शामिल होता है। ऐसे ये ख़ानदान सियासत में अपनी जड़ें मजबूत करते हैं। 2018 से पहले जब इलेक्टेबल्स तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने तो यही रविश बरकरार रही कि इन ख़ानदानों के मुख्तलिफ अफराद तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से मुंतखब होकर असम्बलियों में पहुँचे और यूँ तहरीक इंसाफ का प्लेटफॉर्म भी दीगर सियासी जमातों की तरह पंजाब के मारूफ सियासी ख़ानदानों के इक़्तिदार का ज़रिया बना और यूँ मौरूसी सियासत की जड़ें तवाना होती रहीं। अहम बात यह है कि दिसंबर 2021 में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई। इस शिकस्त के हवाले से इमरान खान को जो तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें भी शिकस्त की बड़ी वजह अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों की जानिब से अपने रिश्तेदारों को टिकट देना करार दिया गया था। पार्टी के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी खुद इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं। वज़ीर आज़म ने जो तहरीक इंसाफ का जो खैबर पख्तूनख्वा में जो हालिया बल्दियाती इंतखाब हुआ है और वज़ीर आज़म ने इस बात के ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार किया है कि जिस किस्म की परफॉर्मेंस पार्टी में खैबर पख्तूनख्वा में आई है, जिस तरीके से वहाँ पे टिकट्स अवार्ड हुए, PTI एक ख़ानदानी सियासत वाली जमात नहीं है। वज़ीर आज़म ने इसके ऊपर भी बहुत शदीद नाराज़गी का इजहार किया कि जिस तरीके से हमें ये शिकायत मौसूल हो रही हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मेरिट के बरक्स ख़ानदानों में जो है वो टिकट बांटे गए। ये नहीं करेंगे कि हम जो टिकट्स हैं वो एक फैमिली दे, एक मैकेनिज़्म जो है वो बनाया जाएगा और वो वज़ीर आज़म साहब की नोटिस से और उनकी अप्रूवल से दिया जाएगा। PTI को खैबर पख्तूनख्वा में मौरूसी सियासत का खमियाजा उठाना पड़ा। इमरान खान खुद मौरूसियत की सियासत ख़त्म करने के दावे करते रहे मगर हमेशा की तरह उनके दावों और अमल में फ़र्क वाज़ेह नज़र आ रहा है, जिसकी वाज़ेह मिसाल मुल्तान में PTI का टिकट शाह महमूद कुरैशी की बेटी को अलॉट करना है। ये बात दुरुस्त है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में मौरूसी सियासत को शायद मायूब नहीं समझा जाता। इन जमातों में आमतौर पर सिर्फ पार्टी टिकट ही रिश्तेदारियों की बुनियाद पर नहीं बांटे जाते बल्कि पार्टी क़यादत का हक भी सिर्फ एक ख़ानदान के अफराद को ही मिलता है। मगर PTI सियासत में इसी रविश को ख़त्म करने आई थी, लेकिन अब लगता है कि PTI खुद मौरूसी सियासत का गढ़ बनती जा रही है। प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का, साथ में
ब्रेक के बाद खुशामदीद। फ़लस्तीनी रियासत का इलाका गजा एक मरतबा फिर इसराइली जारियत का शिकार है। एक मरतबा फिर इसराइल अपने शहरियों की हिफाजत की आड़ में मासूम फ़लस्तीनियों की जिंदगियों के चिराग बुझा रहा है। गजा में 2 दिन से जारी इसराइली जारियत में अब तक 6 बच्चों समेत 35 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 200 से ज़्यादा अफराद जख्मी हैं। जबकि इसराइल ने 19 अफराद को गिरफ्तार भी किया है और इसराइल का यह कहना है कि इसके हमले मजीद 1 हफ्ते तक जारी रह सकते हैं। मगर इस सवाल ये है कि आलमी इदारे और मुस्लिम दुनिया फ़लस्तीनी बच्चों, माओ, बहनों, बुजुर्गों और जवानों पर होने वाले जुल्म पर कब तक अपने हाथ बांधे रखेगी। गजा पर इसराइली जारियत के बाद होने वाली तबाहकारी के मनाजिर अलमनाक हैं। एक बाप के सामने उसकी बेटी शहीद हुई, दर्जनों शहरी अंधी बमबारी से लुकमा अजल बने। इसराइल की ताज़ा जारियत 2 रोज़ पहले शुरू हुई, जब इसराइली फ़ौज ने पीर के दिन मगरबी किनारे में घुसकर इस्लामिक जिहाद के एक लीडर को गिरफ्तार किया। इस वाक़े में एक कम उम्र फ़लस्तीनी शहीद भी हुआ, जिसे इसराइल ने इस्लामिक जिहाद का कारकुन करार दिया था, जिसके बाद से गजा में कशीदगी पैदा हो गई। गजा में इसराइल की मुमकिना जारियत के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया और जुमे को इसराइल ने बाकायदा चढ़ाई का आगाज़ किया और इसे ऑपरेशन ब्रेकडाउन कहा। उसी दिन एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया, जिसमें इस्लामी जिहाद तहरीक के कमांडर को शहीद कर दिया गया। इस हमले में एक 5 साल की बच्ची और एक खातून भी शहीद हुई। हालिया हमलों के साथ ही इसराइल ने गजा जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं, जिससे वहाँ ग़िज़ाई क़िल्लत पैदा होने का ख़तरा है, जबकि तेल की फराहमी मुअत्तल होने की वजह से गजा का वाहिद बिजली घर बंद कर दिया गया है और शहर में सिर्फ 4 घंटे की बिजली की सप्लाई की जा रही है, जिससे अस्पताल सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इसराइल की जदीद टेक्नोलॉजी के जवाब में फ़लस्तीनियों के पास घरों में बने रॉकेट हैं, जो वो इसराइली जारियत के जवाब में इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसराइल मशरिक़ वस्ता का वाहिद मुल्क है जिसके पास ख़तरनाक एटमी हथियार हैं। अमरीका इसे जदीद असलहा और सालाना अरबों डॉलर फराहम करता है और इस मादी ताकत को इसराइली गजा और मकबूजा फ़लस्तीन में रहने वाले मुसलमानों पर इस्तेमाल करते हैं। और हमेशा की तरह इस बार भी अमरीका निहत्ते फ़लस्तीनियों के बजाय इसराइल के साथ खड़ा है। इसराइल के वज़ीर आज़म ने एक बयान में कहा है कि इसराइल के शहरियों की हिफाजत के लिए मज़ीद हमले करेंगे। दूसरी तरफ अरब पार्लियामेंट ने गजा पर इसराइली जारियत की मज़म्मत करते हुए इसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करार दिया है। पाकिस्तान ने भी गजा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए हमलों को गैर कानूनी इक़दामात की मिसाल करार दिया है और आलमी बिरादरी से इसराइल को फ़लस्तीनियों के खिलाफ ताकत के बेदरग इस्तेमाल से रोकने का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि अगर बर्बरियत का कोई चेहरा हो सकता है तो वो इसराइल है। ये पहली दफ़ा नहीं कि जब इसराइल ने फ़लस्तीन पर चढ़ाई की हो। इसराइली फोर्सेस का जब दिल चाहता है वो मस्जिद अक़सा की बेहुरमती करते हैं, शहरियों को मावराए अदालत कत्ल करते हैं, घरों पर बम बरसाते हैं, औरतों बच्चों को गिरफ्तार करते हैं। रवा साल मई में इसराइली फ़ौजियों ने अल जज़ीरा की सहाफ़ी शीरी अबू आक़िला को शहीद किया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद इसका जिम्मेदार इसराइली फोर्सेस को ठहराया था, मगर इसके बावजूद इसराइल को जवाबदेह नहीं किया गया, ना ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। और दुनिया के यही रद्द अमल दुनिया की जानिब से सामने आते रहे कि इसराइल बिला किसी खौफ व ख़तर फ़लस्तीनियों पर अंधी जारियत का इस्तेमाल करता है और फ़लस्तीनियों की अपनी सरजमीन को उन पर तंग करता है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर अरब जर्नलिस्ट वफ़ा अल-उदैनी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वफ़ा, आपसे जानना चाहेंगे, इसराइल ने गजा में एक बार फिर बमबारी शुरू कर दी है, आप इस वक्त गजा में मौजूद हैं, एग्जैक्टली वहाँ पर क्या सूरत हाल है? Yeah, first of all, thank you so much. You know, the Israeli bombing, doesn't stop. As I'm talking to you right now, and I hear several explosions around, and I hope that everybody is okay here in my neighborhood. Since 3 days so far, Israel bound the Gaza Strip. They struck several positions. They struck several residential homes. Guys, can we repeat that? Because there is massive explosions here, and I think I lost. Can you hear me? Yes, we can hear you. I hope you are safe, Wafa. Talking about being safe here in Gaza, no place and no one is safe here in Gaza. We don't have shelters. We have nothing. We have only Allah to protect us. Regarding what is happening, maybe because you asked me what is happening here in Gaza, Israel
since nearly like earlier this week, Israel arrested a Palestinian, Bassam al-Saadi. He is a senior member of the Palestinian Islamic Jihad in the occupied West Bank. So the Islamic Jihad here in Gaza, they didn't respond to that. And Israel, it seems that they want to provoke the Palestinian resistance here in Gaza to respond to Israel, you know, because it's a play there, because there's Israeli election, and then they want to win the election on the body or on the dead body of the Palestinian people here in Gaza. So Israel launched several airstrikes on Gaza here. These airstrikes killed several Palestinians, including a top member of the resistance, whose name is Taysir al-Jabari. He's from Gaza City. Then Israel claimed that he was planning an attack to Israel. However, they didn't provide evidence for that. You know, and this is really a violation to the international law. They just murder and massacre the people for their intention, and they have no evidence to murder them. In response, indeed, to this bombardment and these crimes in Gaza, the resistance fired homemade missiles toward the occupied territories, or what is called Israel. As I said before, that why Israel is doing that in this time, you know, because this is like as a part of an election campaign by the Prime Minister, the Israeli Prime Minister Lapid, and the defense, as they call him, Ministry, Benny Gantz. So they keep bombing and hitting several positions. They hit cars, they hit motorbikes here in Gaza. And now we have, according to the Ministry of Health, nearly 35 Palestinians got massacred. 5 or 6 of these, 6 of them are children and 4 women. And those people, actually, all of them, they got massacred while they are in their homes, because the Israeli warplanes, they just hit several residential buildings, and in these buildings, indeed, it was like they were full of civilians, and the people, they were just in their homes, and then they were just you know, got murdered while they were, some of them were preparing breakfast and maybe playing with their kids, and, you know, just do their random their normal things that they used to do every day. But many of those who we interviewed, they said that everything happened suddenly. You are in Gaza right now. And अच्छा वफा, ये बताइएगा अब तक शहर में कितना जानी और माली नुकसान हो चुका है up till now? Right now, 35 Palestinians got massacred so far, according to the Ministry of Health. And regarding the situation, I mean the health sector, you know, because we are talking about the health situation here in Gaza, and we are under siege for more than 15 years so far. So nearly the health sector is on the verge of collapse. And amid the continued Israeli aggression on Palestinians here, actually the Ministry of Health warns that health facilities in Gaza are facing a total shutdown within 72 hours. And they call the international community to put pressure on Israel to allow patients out of the coastal enclave. And you know that there is shortage of equipment, basic medicine, and 60% shortage of laboratory equipment due to the Israeli closure of Gaza crossings, which started 4 days ago.
You know, like before the attacks occurred here in Gaza, they tightened the Israeli siege imposed on Gaza since 15 years, and they closed all the crossings, including the commercial crossings, and as a result for that, the Gaza Soul Power Plant was forced also to close down as Israel prevented the entry of fuel trucks into Gaza. So the people here get only 2 or 4 hours of electricity. So the situation here is really so bad, and it is exacerbated. Is really bad, and may Allah protect you all. Stay safe. Wafa Al-Udaini, thank you so much for your time. हमारे साथ मौजूद थी सीनियर अरब जर्नलिस्ट वफा अल-उदैनी और फ़लस्तीन की सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रही थी। फ़लस्तीनी शदीद मुश्किल में है और आलम इस्लाम और अक़वाम आलम को पुकार रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।